स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के अंक में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कोई बीमारी नहीं है, एक अवस्था है। और अगर हम कहें कि ये किसी भी बीमारी के नज़र आने का सबसे प्रमुख लक्षण है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारीरिक दर्द की। कोई भी बीमारी हो, अगर हमें कान दर्द हो, नाक दर्द हो या आँख दर्द या गले में दर्द हो, जब दर्द महसूस होता है तभी हम जानते हैं कि हाँ, हमें उस अंग में दर्द हो रहा है, यानी कोई समस्या है, कोई शारीरिक अवस्था जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हम दर्द को बीमारी तो नहीं मानते, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम इसके बारे में विशद रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय है शारीरिक दर्द एवं यूनानी चिकित्सा। इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है यूनानी चिकित्सक डॉक्टर तनवीर फातिमा को। डॉक्टर तनवीर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं शारीरिक दर्द की, तो हम दर्द को किसी बीमारी में शामिल करते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दर्द क्या है। जी हाँ। दर्द जो है एक लक्षण है या एक तहरीक है या एक स्टिमुलेशन है जी। या हम ये बोल लें कि एक बॉडी का अलार्म है। दर्द को इसी तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जी नहीं। तो लोग बोलते हैं कि हमको दर्द है, लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी है। नहीं, आपकी बीमारी पहले आ चुकी थी आपके बॉडी में, उस बीमारी की वजह से आपको पेन हो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। और ये शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी हो सकता है। जी, आपने कहा कि ये एक लक्षण है। लक्षण है, और जब तक ये लक्षण नज़र नहीं आता तब तक हम उस बीमारी, उस अंग की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हमारे गले में दर्द नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ, गले में किसी तरह की समस्या है। तो ये लक्षण जो है ये सबसे प्रमुख लक्षण है। तो इसको यूनानी चिकित्सा में कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमरस का या मिजाज का, टेम्परामेंट का, उसी के अकॉर्डिंग हम दर्द को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 ह्यूमरस है हमारा। खिलते सफरा है, खिलते सौदा है, खिलते दम है, खिलते बलगम है। तो आप एक चीज़ हम ये ध्यान देते हैं कि जो दर्द जो होता है, दर्द का एक कैरेक्टर नहीं होता है, दर्द का अलग अलग तरह का कैरेक्टर होता है। क्योंकि जब हम पेशेंट आता है वो बताता है कि हमको एकदम चुभता हुआ दर्द हो रहा है यहाँ पर, या कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं हमको इस जगह पर पूरे में दर्द हो रहा है, या कोई बोलता है कि नहीं दर्द तो होता है लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं या हल्का सा मालिश कर लेते हैं तो दर्द कम हो जाता है। या एक लेबर पेन होता है जो कंटिन्यूअस हो रहा है, बहुत शार्प होता है पेन, फिर रुकता है, मतलब एक ड्यूरेशन के बाद वो लेबर पेन होता है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि आखिर ये दर्द अलग अलग तरह का क्यों हो रहा है। जी। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस दर्द को हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया, ये ह्यूमरस के अकॉर्डिंग या मिजाज के अकॉर्डिंग। जो शार्प पेन होता है, ये सफरा, खिलते सफरा जो होता है, इसका मिजाज जो होता है एकदम गर्म होता है, तो ये एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है। उसके बाद खिलते दम, जो जिसको हम खून बोलते हैं, उसका जो दर्द होता है, ये होता तो है दर्द लेकिन ये एक एरिया को इफेक्ट करता है, पकड़ता है। जी हाँ। पेशेंट को हम बोलते हैं कि उंगली से बताओ, तो पेशेंट बोलता है कि नहीं, कहाँ दर्द हो रहा है ये हमें भी नहीं पता है। उसके बाद एक दर्द होता है जो मीठा मीठा दर्द होता है, अक्सर जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं तो वो मीठा मीठा दर्द होता है। और फिर धीरे धीरे पेशेंट बोलता है कि हम कभी सिकाई कर लेते हैं, या थोड़ा सा जैसे एड़ी में दर्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जी हाँ। पेशेंट बोलता है कि हम जब बिस्तर से उतरते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, जमीन में पैर सटने नहीं लगता है कि सटाएं, लेकिन जब थोड़ा सा चलते हैं ना तो दर्द कम हो जाता है। तो ये खिलते बलगम की वजह से ये दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट कोल्ड होता है। उसके बाद एक दर्द होता है जो कि बहुत शार्प होता है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं खिलते सौदा। इस खिलते सौदा को हम बराबर में रखते हैं मिट्टी के, कि मिट्टी का जो टेम्परामेंट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनानी या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारा शरीर जो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, आग, हवा, पानी, मिट्टी। जी हाँ। ठीक है, तो इन्हीं 4 चीज़ों का जो संतुलन होता है हमारे बॉडी में, जब बिगड़ता है तो ये पेन शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की बहुत ही डीप हिस्ट्री हमें लेना होता है कि आखिर उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे तत्वों से हमारा जो शरीर है बना हुआ है, और अगर वो असंतुलित हो जाता है तभी इस तरह के दर्द जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसका हम नमूना देख सकते हैं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो हम लोग सबसे पहले महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, ये मौसम जो है वो बदल गया। कई बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि पूर्णिमा आने वाला है या अमावस्या आने वाला है, मतलब चांद की गति से भी लोग बोलते हैं कि ये पूरे बॉडी में, जो शरीर में जो है वो दर्द हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे, इसका इलाज के लिए हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, सब ये टेम्परामेंट का ही ध्यान रखेंगे। जी। अब जैसे कि पूर्णिमा रहती है तो चांद पूरा होता है, जी, तो चांद की जो रोशनी होती है उसकी जो तासीर है वो ठंडी है, ठंडी होती है। जी तो हाँ। अगर कोई बलगमी मिजाज आदमी है या उसका जो कोल्ड टेम्परामेंट का आदमी है, जनरली जो है हम एज को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि बच्चों का, अब देखिएगा बच्चों में दर्द नहीं होता है क्योंकि उसका टेम्परामेंट गर्म होता है। जी। उसके बाद जो जवान होते हैं उनको भी जनरली पेन नहीं होता है। जी, लेकिन जी। 40 साल की एज के बाद जब हम जाते हैं ना तो दर्द हमारे साथ घुसता है। जी हाँ। ठीक है, उसकी और वजह धीरे धीरे बढ़ते रहता उसका है। वजह यही होता है कि हमारा जो टेम्परामेंट है ना वो हॉट से कूल की तरफ जाता है। जा रहा है। जी तो जब ऑलरेडी हमारा टेम्परामेंट कूल जा रहा है ठंडक की तरफ और ऊपर से ठंडक हमको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ बढ़ेगी बॉडी में। जब बढ़ेगी तो वो पेन की शक्ल में हमको समझ में आएगा। जी। जी, पेन तो समझ में आ गया कि हाँ, बढ़ते उम्र में जो है वो धीरे धीरे मौसम जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। तो उसके इलाज के लिए क्या, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? बातों में का ध्यान ये है कि खान पीन, पहले तो कि हम अगर अब गर्मी से हम ठंडक की तरफ जा रहे हैं, जाहिर जी सी हाँ। बात है कि ठंडा भी एक वो है, और जिसको ठंडक से प्रॉब्लम या जिसका टेम्परामेंट ऑलरेडी ठंडा है और वो जब ठंडक में जाएगा तो उसको गर्म चीज़ खाने के लिए हम बोलेंगे, उसको ठंडी चीज़ मना करेंगे, उसको एसी में रहने के लिए मना करेंगे, उसको अच्छे से अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे, गर्म रखने की कोशिश करेंगे, गर्म रखिए बॉडी को। इन सारी चीज़ों को अक्सर हमारे वहाँ बहुत पहले हमारे हिंदुस्तान में लोग तिल के लड्डू, जी तीसी हाँ। के लड्डू, ये सब क्यों खाते थे? मेथी का लड्डू, गुड़ के साथ पका क्यों हुआ खाते थे। ये सब गर्म होता है। गुड़ का उनकी सेवन तासीर भी, में गुड़ गर्म की चाय, होती है। अक्सर जी लोग जाड़े में गुड़ की चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को गर्म करता है, जिसकी वजह से आप पेन से दूर रहते हो। जी, तो हम अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर कर, यानी कि गर्म तासीर वाली चीज़ों का अगर सेवन हम बढ़ा दें तो हम अपने शरीर में जो मौसम परिवर्तन के साथ जो दर्द हो रहा है, यानी गर्म से जब ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें ठंड की वजह से जब दर्द हो रही है, तो हम अपने खान पान की चीज़ों में परिवर्तन करके अपने शरीर को गर्म करके अपने शरीर में होने वाले दर्दों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कुछ दर्द जो होता है वो बढ़ता ही रहता है। जैसे अगर हम, आपने ही कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द देखने को मिलता है। एड़ी के दर्द का जिक्र अभी आपने किया, और घुटने का दर्द जो है वो उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक बहुत आम सी समस्या होते जा रही है। 100 में से 90 लोगों में ये देखी जा रही है कि घुटने का दर्द जो है वो मिल रहा है। तो अगर किसी महिला को या पुरुष दोनों को घुटने में दर्द हो तो उनको क्या सलाह दिया जाएगा? देखिए, घुटने का जो दर्द है, एक तो आज के दौर में जो ये दर्द ज़्यादा बढ़ गया है उसका रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब हमारे पास गाड़ियाँ हो गई हैं, हम मार्केट में भी जाते हैं ना तो हॉर्न बजा रहे हैं, बस हम चलना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से तो हमारे यहाँ यूनानी में ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो बलगम होता है ये रकीक होता है, पतला होता है। ठीक है, सर्द और तर इसकी तासीर, यानी कि ठंडा भी और इसमें पानी भी होता है। तो ये जो है जब जाके कहीं रुकता है तो पेन होता है जी, और जब हम उसको मूवमेंट करेंगे तो वो वहाँ रुक नहीं पाएगा, जब रुकेगा नहीं तो पेन नहीं होगा। तो जी। हम अक्सर जो है, बहुत अच्छा यूनानी में मैनेजमेंट है कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो सिंपली हम उसको बोलते हैं कि गर्म तेल की मालिश करे।
जी। ठीक है। मालिश भी कई तरह से होती है। पोटली से हम लोग पोटली बना के उसका मसाज करते हैं, या किसी किसी पेशेंट को सूखा ही कोई सारी मेडिसिन के को सूखी पोटली में करके उसको सिकाई करते हैं। तो ये सब चीज़ करने से जो है पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है, क्योंकि पेन जो होता है वो लोकली होता है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी जॉइंट पेन है या बॉडी का जो पेन है, सबसे पहले तो हमको उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए कि ये लोकली है या जनरलाइज्ड पेन है। जी। ठीक है। अब जैसे किसी को बोन ट्यूबरकुलोसिस है तो जनरलाइज पेन होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें ट्रीटमेंट आपका चलेगा। बट लोकल पेन है तो लोकल पेन में आपको दवा ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लोकली वहाँ पे अप्लाई करें तो आपको रिलीफ मिलता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। जी, हम अपने दर्शकों को बतलाना चाहेंगे जिस दो टर्म का आपने प्रयोग किया, जनरलाइज्ड पेन जो है और लोकल पेन जो है। जनरलाइज्ड पेन जिसको आप बतला रही हैं यानी पूरे शरीर में, बोन ट्यूबरक्लोसिस का जो आपने बताया, तो वो पूरे शरीर में फैला है, तो वो पूरे शरीर में एक समान दर्द हो रहा है और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन जब आप लोकली पेन की बात कर रहे हैं तो यानी हमारे अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में सिर्फ उस एरिया में ही दर्द है और उसके लिए हम पोटली या सेक जो भी चीज़ ले रहे हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमको चोट लगा, चलते चलते कहीं किसी से ठोकर लग गई और चोट लग गया, तो वो छोटा सा एरिया जो है वो लोकल एरिया हो जाएगा और वहाँ पर जो होगा वहाँ पे हम लोग सेक कर सकते हैं, पोटली का प्रयोग कर सकते हैं और वेपर जैसा आपने कहा कि वो भी कर सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दोनों तरह के दर्द में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग हमें करना है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो दर्द की बात की थी उसमें आपने बताया था कि 4 तरह से दर्द जो होते हैं। एक होता है पीन की तरह चुभने वाला, एक होता है जिसमें वो एरिया जो है वो डिफाइन नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इलाज करते वक्त भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए था? इलाज करते वक्त हम लोग इन छोटी चीज़ों का, इन्हीं सब चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है जी। अब जैसे कि अब माइग्रेन का पेन है तो बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट बताता है कि हमको यहाँ पे बहुत तेज़ पेन हो रहा है, तो हमें ये मालूम है कि ये सफरा की वजह से है, तो हम उसको ऐसी दवा देते हैं कि जो सफरा के लेवल को कम करे बॉडी में। उसके लिए खट्टी यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, सफरा को अगर फिर किसी और भाषा में हम समझ सकते हैं? बाइल। अच्छा, इसमें अच्छा बाइल तो उसमें खट्टी चीज़ें देते हैं। अब जैसे अक्सर लोग बोलते हैं गांव देहात में कि अरे इसको अमल पित्त हो गया है, अमल पित्त हो गया है, इसको इमली खिलाओ, इसको नींबू खिलाओ। जी। हमारे वहाँ बात होती है, गांव देहात में इस तरह की बातें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को सीवियर माइग्रेन हो रहा है तो उस टाइम में हम उसके मुंह में, वो तो खा नहीं पाता है क्योंकि वोमिटिंग टेंडेंसी भी उसमें होती है। जी। तो इमली है या कोई खट्टा शरबत है जो ऑलरेडी बन के आता है, तो हम उसको ज़बान के नीचे बोलते हैं रखने के लिए, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है और पेशेंट का पेन धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि जो बाइल की वजह से जो पेन होता है, ऑलरेडी आपका टेम्परामेंट हाई होता है। आप जो पेन किलर देते हो ना, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि पेन वक्ती तो चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को रोक देता है, पेन आपका कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी में आपने अलग से एक हीट जो है बढ़ा दिया है, वो फिर दूसरा पेन को कॉज शुरू हो जाएगा। जी। उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि जो पूरे एरिया में फैला हुआ है, उसके दर्द के निवारण के लिए जनरली पेशेंट आता है कि बैक पेन है, ठीक है, और शोल्डर में पेन है या टेनिस एल्बो है, तो इस पेन का मैनेजमेंट आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको सिर्फ गर्दन और कंधे का मसाज करना है। गर्दन और कंधे को आपको ठीक कर देना है तो आपका सारा पेन आपका वहीं से कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मसाज है, आप जिस तरह से मसाज पेशेंट की बॉडी किस तरह की है, कभी कभी पेशेंट क्या होता है ना कि हीट से उसको एलर्जी होती है, तो जो पोटली हम गर्म करके उसके बॉडी पे मसाज करते हैं तो उसकी स्किन में रैशेस वगैरह पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि नहीं, अगर इसको इससे एलर्जी है तो इसको पोटली मसाज हम नहीं करेंगे, इसको हम ड्राई कपिंग करेंगे, कप से जो है डायरेक्ट मसाज कर देंगे, तो वहाँ पे उसको रिलीफ मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की किस तरह की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे थेरेपी देते हैं। जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के दर्द के मरीज ज़्यादा आते हैं?
देखिए एड़ी का जो दर्द है ना, अभी जी, उसके जी। मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि, और यही आके बोलते हैं कि मैडम एड़ी में बहुत दर्द होता है। जब रात में सोते हैं तो ठीक सोते हैं, और जब सुबह में सुबह उठते हैं पाँव रखना चाहते हैं तो बहुत पेन बहुत। होता है। तो एलोपैथ में लोग बोल देते हैं कि वहाँ की हड्डी बढ़ी हुई है या इस तरह की। अगर हड्डी बढ़ती है तो हड्डी बढ़ने की वजह से आपका पेन चलने के बाद बंद कम नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें जो है एक मैकेनिकल फोर्स काम करेगा, एक रगड़ होगी तो वो पेन बढ़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये पेशेंट को बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारी हड्डी नहीं बढ़ी है, हड्डी बढ़ती तो तुम चलती तो तुम्हारा पेन कम नहीं होता और बढ़ता, क्योंकि हड्डी बढ़ेगी उस तो पे जोड़ पड़ रहा है। जोर पड़ रहा है। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि तुमको जो है वहाँ पे रात में जो तुम्हारा वहाँ पे जो हमारी जो खिल्त है वो वहाँ पे जमा हो रही हैं, और वो जब सुबह जब गर्मी उसको मिलती है तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो तुम्हारा पेन कम हो जाता है। तो तुम जब रात में सोते हो तो हल्का सा वहाँ मसाज करके सो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, ताकि वो जो चीज़ यहाँ आके जम रही वो जमे नहीं। पैर को ऊंचा करके थोड़ा सा रखना, या पैर की थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही। जो पेशेंट मेरे रात में सोने से पहले पैर को ऊंचा करके एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके एड़ी का दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। पहले भी इस कार्यक्रम में हम एड़ी की जो एक्सरसाइज है, हाँ, कसरत है, हाँ। उसके बारे में चर्चा किए थे। आज फिर से हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सरसाइज किया जाए ताकि जो ये एड़ी का दर्द है वो हमारा ठीक रहे। देखिए उसमें तो रात में सोने से पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि सीधे लेट जाओ और पैर में गमछा बांध लो या दुपट्टा बांध लो। उसके बाद से पैर को थोड़ा सा उठाओ, उठा के पंजे को अपनी तरफ खींचो, और पंजे को हाथ को छोड़ो। अपनी तरफ खींचो और पंजे को बाहर की तरफ धक्का दो, ताकि एक फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो, और यहाँ पे जो चीज़ जमा है मसल्स में कांटेक्ट हो और वो नीचे की तरफ आ जाए, वो सर्कुलेशन से वापस आपका आ जाएगा बॉडी में। एक तो ये एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि आराम से खड़े हो जाओ, किसी टूल को या किसी चीज़ को पकड़ के पंजे पे पहले खड़े हो, फिर एड़ी पे खड़े हो। इस तरह से ये एक्सरसाइज करो कि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो, और जो वहाँ पे जो मादा आके जमा हो रहा है वो जमा नहीं हो पाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक हाँ, रिलीफ आ बहुत जाएगा। हद तक रिलीफ होता है। जी। और उसके बाद हम लोग अगर इस पे मालिश करना चाहें तो किस तेल का प्रयोग करना होगा? देखिए सिंपल हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इधर उधर कहीं नहीं जाइए, मार्केट में बहुत से तेल हैं, अगर आपको ख़रीदने का मन है तो आप खरीद लो। आप सिंपल घर में आपके पास कड़वा तेल है, सरसों का तेल है, आप उसमें अजवाइन है, आपके किचन में लौंग भी होता है, आपके जी हाँ। किचन में लहसुन भी होता है, लहसुन, जी हाँ। है ना। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को डाल के आप जला के पका के छान के रख लो, और उससे आप मसाज करो हल्का गुनगुना। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ही नहीं है, आवश्यकता ही किचन में नहीं है। सब कुछ मौजूद हाँ। है और उससे आप अपना इलाज भी कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। जी जी। लेकिन हमारा जो सोच है वो लगता है कि हम खुद से कितना दिन से इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर छुएगा तभी हमारा इलाज सही होगा। इसके अलावा जो हृदय से संबंधित दर्द होता है वो उसमें जो हमने कहा कि दर्द जो है वो एक लक्षण है, और जब तक दर्द नहीं होता है हम उस बीमारी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वैसा ही हृदय रोग में भी देखा जाता है, जब तक वो दर्द नहीं होने लगता है तब तक हमें महसूस ही नहीं होता है कि हाँ हृदय रोगी हैं। तो अगर हृदय रोग से संबंधित कोई दर्द हो रहा है तो उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, या प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है कि 30 साल की एज के बाद सबका बीपी और शुगर प्रॉपर चेक होना चाहिए। जब बीपी और शुगर प्रॉपर चेक होगा तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इंसान का जो है वो बीपी नॉर्मल है, इसका बढ़ा हुआ है। जब बीपी पेशेंट का हमको पता चल गया कि इसका बढ़ा हुआ है तो वहीं पर हम उससे फिर ईसीजी और इको करा लेते हैं। ईसीजी और इको में ही हमको फाइंडिंग मिल जाती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो बहुत टेंशन वाला काम तो नहीं कर रहा है, या उसकी कोई ऐसी डाइट तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें तो हम शुरुआत में ही अगर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और पेशेंट उस चीज़ को फॉलो करता है तो बहुत ये हृदय रोग की तरफ जाने में उसको टाइम लगता है। बट बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको भारीपन लग रहा है और हम चलते हैं तो मेरी सांस फूलती है। जी सबसे हाँ। पहले ये सारे लक्षण आते हैं, पेशेंट को चल रहा है तो सांस फूल रही है, हैवीनेस लग रहा है, लेकिन वो नहीं। जब
आपका जो हार्ट है उसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि उसको चारों तरफ से ब्लड सप्लाई मिलती है। वो पूरे बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन उसको भी तो ब्लड चाहिए, उसको चारों तरफ से ब्लड सप्लाई मिलती है। बट जब उसकी कोई भी आर्टरी ब्लॉक होने लगती है तो जी। उसकी मसल्स को सप्लाई नहीं मिलता है, तो वो पहले आपको वार्न करता है। लास्टली क्या होता है कि वो पेन की शक्ल में उसका अटैक होता है। तो उसके लिए तो सीधे पेशेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, सीधे हॉस्पिटलाइज होइए, एंजियोग्राफी कराइए, सारे टेस्ट कराइए, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी कराइए, नहीं तो स्टेंट लगवाइए। जी, यानी अच्छा है कि पहले से ही हम एहतियात बरतें। ज़रूरी नहीं कि हाँ बीमारी बढ़ जाए उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाए। शुरुआती लक्षणों को ही पहचानना है, एहतियात बरतना है, और सबसे पहला जो है वो हमें अपने जीवन शैली को ही संयमित करना है। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि तेल और मसालों वाला जो सामान है उसका कम सेवन करना है। अपने जीवन में व्यायाम जो है, एक्सरसाइज, कसरत को जो है वो बहुत महत्व देना है। उसके बाद जो है इस बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव वाला काम हमें नहीं करना है। देखिए, तनाव तो मानसिक तनाव या कोई भी वर्क ये आपकी लाइफ के साथ चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। हम समय, अब पेशेंट आता वो क्या बोलता है कि हम 12 बजे खाना नाश्ता करते हैं। क्यों भाई? तो सब काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। अरे भाई, आपका शरीर ही आपका मंदिर है, तो आपका मंदिर ही नहीं ठीक होगा तो भगवान कहाँ रहेगा? बिल्कुल सही। पेशेंट को भी, और उसकी वजह से खाली पेट रहने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट होती है, और पेशेंट जो है फिर प्रॉब्लम होता है उसको। जी जी जी। इसके अलावा अभी आपने कहा कि अगर गर्भावस्था के दौरान भी जो दर्द हो तो वो दर्द जो है बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। वैसे दर्द में भी क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी आप? देखिए, जो लेबर पेन होता है, जब लेबर पेन शुरू हो जाता है तो उस टाइम में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो वेट करेंगे। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी फुल टर्म नहीं होता है, लेबर में अभी नहीं गए हैं, उसके पहले ही उनको पेन होने लगता है। तो फिर उस वैसी कंडीशन में हम पेशेंट को, क्योंकि जो सफरा का मिजाज है वो ठंडा भी है और खुश्की भी है उसमें, यानी पानी की कमी है, तो सबसे पहले हम सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि कहीं पानी की कमी तो नहीं है अंदर में। तो हम पेशेंट को बोलते हैं तुम पानी का सेवन ज़्यादा करो जी, ज़्यादा पानी पियो, बार बार पानी पियो, ताकि तुम्हारे, और थोड़ा टहलो, ताकि तुम्हारी जो बॉडी में जो हरारत है ना, गर्मी थोड़ा सा मिले वहाँ पर, तो तुम्हारे पेन को आराम मिलेगा। बिल्कुल भी पेशेंट कंप्लीट बेड पे चली जाती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। जी जी। एक दर्द जो है वो हमें बहुत परेशान करता है। दर्द तो कोई भी परेशान करता है, लेकिन दांत का दर्द जो होता है, क्योंकि आप कुछ खा भी नहीं पाते हैं, पानी भी नहीं पी पाते, और वो दर्द जो है वो बढ़ता जाता है। उसके लिए यूनानी चिकित्सा में क्या सुझाव दिया गया है? देखिए, वो जो दांत का दर्द होता है बहुत तेज़ दर्द होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप जो है फिटकरी के पानी से गार्गिल कीजिए, क्योंकि फिटकरी जो होता है वो उसके अंदर होता है सिकुड़ने की कैपेसिटी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी के पानी से उसको गार्गिल करना है। फिर साथ में वहाँ पे लौंग दबा के रखना है। लौंग का जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और पेन को भी डाउन करता है। जी जी। तो पेशेंट को हम इन सब चीज़ों को बोलते हैं। अगर उनके में कोई पैथोलॉजी होगी, जैसे दांत में कीड़े लग गए, इस तरह का है, तो फिर तो उसको रिमूव करना है आपको। जी जी जी। अब पेट दर्द की बात कर ले, क्योंकि अगर पेट दर्द की बात ना करें तो बिल्कुल हमारी जो चर्चा है वो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। तो पेट दर्द के बारे में, कई तरह के पेट दर्द होते हैं, पेट दर्द के कोई एक कारण नहीं होते हैं, तो उसका इलाज किस तरह करें और क्या मतलब कहाँ पे किस तरफ हो कि हम सोचे हाँ ये इस वजह से दर्द हो रहा है और हमें ये इलाज करना चाहिए? देखिए, पेट में जब दर्द होता है, अक्सर लोग आते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द 2-3 तरह से होता है। एक तो बहुत मीठा मीठा दर्द होता है, जी हाँ। और एक दर्द होता है बहुत तेज़ दर्द होता है। जो तेज़ दर्द होता है तो उसमें तो हम हिस्ट्री लेते हैं, जब उसका साइड देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि इसको जीबी स्टोन हो गया है या रीनल स्टोन हो गया है, या अगर फीमेल है तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि पीरियड हुआ है कि नहीं, और जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव है तो मेरा दिमाग जाता है कि मे बी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, इसको ट्यूब में प्रेगनेंसी है। ये सब सर्जिकल
केस होते हैं। जी हाँ। लेकिन जो मीठा मीठा दर्द है तो हम उसमें पेशेंट से फिर बाकी हिस्ट्री लेते हैं कि भूख लग रही है कि नहीं, और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, उसके पेट का क्या स्टेटस है, मतलब गैस बनती है या नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें जब पेशेंट बताता है तो फिर उस हिसाब से हम उसको दवा देते हैं। क्योंकि अक्सर आज के डेट में हम देख रहे हैं कि लोग जी जी। इसके भूखे, इलाज के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, बहुत कम शब्दों में? उसके इलाज के लिए हम जो है देखते हैं, अगर ठंडक गर्मी की वजह से तो ठंडी दवाएं देंगे या ठंडी चीज़ों को खाने के लिए बोलेंगे, और अगर ठंडक की वजह से तो गर्म दवा। कभी जी कभी जी। आप अजवाइन खिला देते हो तो आराम मिल जाता है, जी कभी जी। धनिया का पानी पिला देते हो तो आराम मिल जाता है, धनिया ठंडी होती है। यानी आप पहले मर्ज पहचानिए, फिर हाँ, उसका फिर इलाज इलाज कीजिए। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।